वर्ल्ड मैप के पहले क्लासों में एशिया के सभी देशों के नाम और उनके लोकेशन के बारे में समझ चुके थे। आज जो है उन सभी देशों के बारे में बारी बारी से डिटेल्स में पढ़ना है। एशिया के देशों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सार्क से स्टार्ट करते हैं तो सार्क में 10 देश था। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश यहाँ था। उसके बाद आसियान में 10 देश था। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया के हिस्से पर था सिंगापुर और दूसरे हिस्से पर था ब्रुनई। फिर नीचे था इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस। उसके बाद सेंट्रल एशिया में 5 देश थे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद पश्चिमी एशिया में 17 देश थे। पश्चिमी एशिया में जैसे तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सभी थे। और अन्य में थे और सब चीन, मंगोलिया, रूस, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान, ये सब देश। और नीचे में था एगो तिमोर लेस्ट नाम का देश। अब जो है सबसे पहले कुछ शब्द को समझते हैं, जैसे कि लैंडलॉक कंट्री, बफर कंट्री और द्वीप, उपमहाद्वीप, महाद्वीप सब के बारे में समझते हैं। सबसे पहले होता है लैंडलॉक कंट्री। इसको हिंदी में कहते हैं स्थलबद्ध देश। जिन देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है उसे स्थलबद्ध या लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। जैसे देखिए मंगोलिया के चारों ओर समुद्र नहीं बल्कि देश है। जैसे नेपाल, भूटान, मतलब जो देश किसी न किसी देश के क्षेत्र से घिरा हुआ हो उसे स्थलबद्ध या लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। पूरे दुनिया में 48 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से स्थल से ढका है या उसको अपना समुद्री सीमा नहीं है। जैसे एशिया में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लाओस है। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है कजाकिस्तान है। उसके बाद सेंट्रल एशिया में 5 देश जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सभी लैंडलॉक की कंट्री। अफगानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है। अब होता है अगला है बफर कंट्री। बफर कंट्री किसे कहते हैं? 2 बड़े देश के बीच के छोटे कंट्री को बफर कंट्री कहा जाता है। जैसे देखिए चीन बड़ा है, भारत बड़ा है, इनके बीच में नेपाल और भूटान 2 छोटे छोटे देश हैं। मतलब 2 बड़े देश के बीच छोटे देशों को बफर कंट्री कहा जाता है। जैसे मंगोलिया ले लीजिए, इधर बड़ा देश रूस है और नीचे चीन है, बीच में मंगोलिया हुआ बफर कंट्री। अब इसके बाद है द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? आइलैंड। वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। द्वीप 2 तरह के हो सकते हैं, या तो नदी में द्वीप और समुद्र में द्वीप। जैसे देखते होंगे नदी के बीच में कहीं कहीं मिट्टी जमा हो जाता है, मिट्टी, वही मिट्टी जब बड़ा रूप ले लेता है वह द्वीप कहलाता है। समुद्री द्वीप, सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है ग्रीनलैंड। चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर डेनमार्क का अधिकार, मतलब यह अभी गुलाम है। भारत में भी कई सारे द्वीप हैं। भारत में द्वीप समूह है। तो सबसे बड़ा द्वीप एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हुआ ग्रीनलैंड। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बोर्नियो द्वीप, लेकिन इंडोनेशिया भी इस पर 3 देश है। बोर्नियो पूरी तरह से है। उसके बाद मलेशिया का कुछ अधिकार है और कुछ इंडोनेशिया का अधिकार है बोर्नियो द्वीप पर। हिंद महासागर में चागोस आर्कीपिलागो और डिएगो गार्सिया पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है। अमेरिका जो है पूरे दुनिया में अपने सेना को फैला करके रखता है, बल्कि पूरे दुनिया को अपने क्षेत्र के रूप में कंसीडर करता है। सभी जगह सेना की अलग से नियुक्ति करता है। अब है द्वीप समूह। कई द्वीप जब एक जगह कई संख्या में रहते हैं उसे द्वीप समूह कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कुल 572 द्वीप है उसमें। उसके बाद एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह, इसमें 36 द्वीप है। भारत के पास 2 गो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें 572 द्वीप है, और लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया है। कुल इस पे 13,000 द्वीप से मिलकर के बना है, लेकिन इसमें 5 गो सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे कि सुमात्रा हुआ, जावा हुआ,
बोर्नियो हुआ, सुलावेसी हुआ और इरियन जाया हुआ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता था जावा द्वीप पर, लेकिन अनुमान है कि 2050 आते आते इसका 1/3 हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, मतलब जल में डूब जाएगा। इसीलिए यहाँ की सरकार ने यहाँ की राजधानी को सुमात्रा द्वीप, बोर्नियो द्वीप पर ले जाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया जो है 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इसीलिए 17 अगस्त 2024 को अपने नए राजधानी की यह बोर्नियो द्वीप पर ही घोषणा करेगा। अभी फिलहाल इसका राजधानी जकार्ता ही है। उसके बाद आता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? वैसा क्षेत्र जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ, वैसा बड़ा क्षेत्र जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। देखिए इधर ये, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ये क्या हुआ? प्रायद्वीप है। इसको न अथी बोर्ड पर फिगर बना करके फिर इसको बढ़िया से समझते हैं। उसके बाद आता है महादेश या महाद्वीप। द्वीप के बाद ये पढ़ना था महाद्वीप। महाद्वीप या महादेश। द्वीप, जैसे द्वीप समझे कि जब छोटा सा क्षेत्र जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। द्वीप दो तरह का होता है, एक होता है नदी द्वीप, एक होता है समुद्री द्वीप। नदी में सबसे बड़ा द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में मांजुली द्वीप, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देखे ग्रीनलैंड था, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, जो कि असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब महाद्वीप क्या होता है? तो जैसे द्वीप छोटा था, जब बड़ा क्षेत्र जल से घिरा रहता है उसे महाद्वीप कहते हैं। दुनिया में 7 को बड़ा बड़ा टुकड़ा है दुनिया का, उसी को महादेश या महाद्वीप कहते हैं। सबसे पहले है ये हुआ एशिया, यहाँ से यहाँ तक ये सभी एशिया है। उसके बाद ये टुकड़ा होता है महाद्वीप या महादेश अफ्रीका, ये टुकड़ा होता है उत्तरी अमेरिका, ये टुकड़ा होता है दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका नीचे है, उसके बाद ये यूरोप, फिर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब इसके आगे है उप महाद्वीप। उप महाद्वीप, उप महाद्वीप क्या होता है? किसी भी महादेश का भौगोलिक रूप से कटा हुआ क्षेत्र उप महाद्वीप कहलाता है या उप महादेश कहलाता है। जैसे भारत देखिए एशिया महादेश में है, लेकिन यह भौगोलिक रूप से एशिया महादेश से अलग हो जाता है। अब कैसे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है हिंदकुश पर्वत, यहाँ है पामीर का पठार, फिर यहाँ से यहाँ तक है हिमालय, यहाँ से यहाँ तक है हिमालय, ये नीचे वाला हिमालय, फिर इधर आराकाम से म्यांमार से अलग हो जाता है। एक तरह से ये एशिया से इसका कनेक्टिविटी इधर से कट जाता है। जब कोई किसी महादेश का भौगोलिक रूप से विभाजन हो जाता है उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सब देश आते हैं? देखिए भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ और बांग्लादेश हुआ। भारतीय उपमहादेश में ये जो है श्रीलंका नहीं आता है। उपमहाद्वीप क्या हुए? किसी भी महादेश का भौगोलिक रूप से कटा हुआ या अलग क्षेत्र उपमहाद्वीप कहलाता है। अब कुछ बिंदु को बोर्ड से समझते हैं। चलिए अब समुद्र स्थल द्वारा बने आकृति के बारे में समझते हैं। इन भागों को डिजाइन वाले को माने हैं स्थल है और नीचे वाले भाग को माने हैं समुद्र है। जब स्थल का कोई नुकीला सा भाग समुद्र में निकला रहता है या किसी स्थल का नुकीला भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो उसे अंतरीप कहते हैं। जैसे कन्याकुमारी के पास है केमोरिन अंतरीप, भारत का एक हिस्सा से थोड़ा सा नुकीला भाग समुद्र में निकला हुआ है, उसे केमोरिन अंतरीप कहते हैं। जब किसी स्थल का पतला सा भाग समुद्र में प्रवेश किया रहता है या किसी क्षेत्र जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो उसे अंतरीप कहते हैं। जब अंतरीप चौड़ा हो जाता है वह प्रायद्वीप कहलाता है। जब स्थल का कोई भाग समुद्र में प्रवेश किया रहता है, चौड़ा भाग समुद्र में प्रवेश किया रहता है, वह क्षेत्र तीन ओर से समुद्र से घिरा रहता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत जो है इसी तरह से समुद्र में निकला हुआ है। भारत 3 समुद्रों से घिरा हुआ है, 3 सागरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में है अरब सागर, पूरब में है बंगाल की खाड़ी और नीचे है हिंद महासागर। और भारत क्या है? चौड़ा क्षेत्र है, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप।
अंतरीप क्या होता है? समुद्र में जब कोई पतला क्षेत्र प्रवेश किया रहता है और वह तीनों ओर से समुद्र से घिरा रहता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अति उसे अंतरीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं जब समुद्र में स्थल का नुकीला भाग प्रवेश किया रहता है और वह तीनों ओर से समुद्र से घिरा रहता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब इसी के उल्टा से हम सोता या क्रीक किसे कहते हैं? जब स्थलीय में समुद्र का कुछ पतला सा भाग प्रवेश कर जाता है, उसे सोता या क्रीक कहते हैं। जैसे देखिए ये स्थल है, समुद्र का पतला सा भाग प्रवेश कर गया। जैसे गुजरात के पास है सर क्रीक नाम का स्थान, वहां पर समुद्र जो है स्थलीय भाग में प्रवेश किया है, पतला क्षेत्र में। अब आता है खाड़ी। खाड़ी, दो को खाड़ी होता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों में अंतर पता चलता है। एक होता है गल्फ, एक होता है बे। जब स्थलीय भाग में समुद्र का थोड़ा सा कम चौड़ा क्षेत्र प्रवेश करता है, देखिए जब स्थलीय भाग में समुद्र का थोड़ा सा कम पतला क्षेत्र प्रवेश करता है, उसे खाड़ी कहते हैं। या कहिए जब समुद्र का वैसा भाग जो तीनों ओर से स्थल से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। वो लेकिन छोटा क्षेत्र होना चाहिए। जैसे गल्फ कंट्री में, जिससे कि ये सभी हैं, सऊदी अरब के बगल में है कुवैत, कतर, बहरीन, सब गल्फ कंट्री है। तो इस सबसे बड़ा खाड़ी जो है, सबसे बड़ा खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी। उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका के नीचे मेक्सिको, उसी देश में है मेक्सिको की खाड़ी। उसके बाद आता है खाड़ी बे वाला। जब स्थलीय भाग में समुद्र का चौड़ा क्षेत्र प्रवेश किया रहता है, या समुद्र का वैसा बड़ा क्षेत्र जो तीनों ओर जमीन से घिरा हो, उसे खाड़ी या इंग्लिश में बे कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी जो है बे ऑफ बंगाल है, गल्फ ऑफ बंगाल नहीं है। बंगाल बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र तीनों ओर स्थल से घिरा है, उसे क्या कहते हैं? बे। और जब छोटा समुद्री क्षेत्र तीनों ओर स्थल से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। रिवीजन एक बार मान लीजिए। अंतरीप किसे कहते हैं? जब समुद्र में पतला क्षेत्र प्रवेश किया रहता है, स्थल का पतला क्षेत्र समुद्र में प्रवेश किया रहता है, उसे अंतरीप कहते हैं। और या दूसरे भाषा में कहिए, जब समुद्र वैसा स्थलीय क्षेत्र जो तीनों ओर समुद्र से घिरा, उसे अंतरीप कहते हैं। प्रायद्वीप, जब स्थल का वह बड़ा क्षेत्र जो तीनों ओर समुद्र से घिरा रहता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। सोता, जब स्थलीय भाग में समुद्र सोता यानी पतले क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसे सोता कहते हैं। खाड़ी या गल्फ, जब समुद्र का वह छोटा सा भाग जो तीनों ओर स्थल से घिरा हो, जैसे देखिए समुद्र का वह भाग तीनों ओर स्थल से घिरा हुआ, उसे खाड़ी कहते हैं। बे, जब समुद्र का बड़ा क्षेत्र तीनों ओर स्थल से घिरा हुआ है, उसे खाड़ी कहते हैं या बे। जैसे बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ा है, तीनों ओर से जमीन है। इसके बाद है समुद्री आकृति में बाइट। जब समुद्र स्थल में चंद्राकार भाग में प्रवेश करता है, जैसे देखिए ये स्थल है, ये समुद्र है, अर्ध चांदनी की दांत कटी रोटी के समान प्रवेश करता है, इसे बाइट कहते हैं। तो सबसे बड़ा बाइट है ऑस्ट्रेलिया महादेश में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, और अफ्रीका में है बेनिन बाइट और बन्नी बाइट, दो है। उसके बाद तट या बीच, समुद्र का किनारा बीच कहलाता है। जैसे स्थल और एक तरह से लगभग सीधा रहता है, स्थल बीच जो है एक प्रकार से पूर्णतः सीधा रहता है। एशिया महादेश को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। मानव का उत्पन्न जो है अफ्रीका महादेश से हुआ था, लेकिन यहाँ पर जानवरों की भांति रहे थे। लेकिन जब एशिया महादेश पर आया तो वह उसका विकास हुआ, वह जीवन यापन सही ढंग से करने लगे। मिस्र में हुआ, मिस्र की सभ्यता इसी तरफ है, इस गल्फ कंट्री के इधर है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। चीन में होंगो की नदी थी, उसी के आसपास में सभ्यता का विकास हुआ, होंगो की सभ्यता। इन सभी सभ्यता का पालना अगर कहा जाता है, एशिया महादेश को कहा जाता है। एशिया को यूरोप से अलग करता है तीन चीज। यहाँ पर यूराल पर्वत है ऐसे, ठीक। उसके बाद कैस्पियन सागर है, यहाँ कैस्पियन सागर। उसके बाद काकेसस पर्वत है। तो यूरोप को एशिया से अलग करता है यूराल पर्वत, काकेसस पर्वत और कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और काकेसस पर्वत। उसके बाद है एशिया में तीन को मुख्य प्रायद्वीप है। पहला प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप पर 7 देश था, पहले भी इसके बारे में समझे थे। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक। ये सभी 7 देश अरब प्रायद्वीप पर थे। फिर भारतीय प्रायद्वीप, भारत ही पूर्ण रूप से भारतीय प्रायद्वीप पर है। उसके बाद आता है हिंद चीन प्रायद्वीप, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सभी देश हिंद चीन प्रायद्वीप पर है।
अब समझते हैं एशिया में सबसे पहले है मालदीव। मालदीव जो है यह पूरी तरह से पर्यटन वाला क्षेत्र है। यह समुद्र से महज 1.5 मीटर ऊंचा है। 1.5 मीटर का मतलब है समुद्र से ऊंचा क्या होता है, किसी भी चीज की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है। जैसे बिहार या पटना की ऊंचाई मानिए, बिहार लगभग 55 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र से। कहने का मतलब है अगर समुद्र का पानी 55 मीटर ऊंचा हो जाए वो पटना में प्रवेश कर जाएगा। तो ये जो है मालदीव जो है मात्र 1.5 मीटर ऊंचा है। अगर कभी आने वाले समय में समुद्र में अगर कोई जगह जलमग्न होगा तो सबसे पहले मालदीव ही होगा। एशिया का सबसे छोटा देश है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा देश है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए काफी पसंद करते हैं। उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका को एशिया का मोती, हिंद महासागर का मोती कहते हैं। ये आंसू के आकार का है। ये देखिए तो एक तरह से आंसू के टपक के यानी कि एक बूंद के जैसा है। इसे एशिया का मोती कहा जाता है। यहाँ पर जो है एलटीटी समस्या उत्पन्न हुआ था 1970 के दशक में। 1976 में सबसे चरम स्थिति पर था। हुआ क्या था, यहाँ पर तमिल और सिहली लोगों के बीच विवाद होते रहता है। विवाद यहाँ पर किसका, यहाँ पर मूल निवासी यहाँ का है सिहली, और तमिलनाडु से आकर के बसे हुए हैं तमिल, और दोनों के बीच में बनाव नहीं होता। इसको प्रवासी मानते हैं तमिल को। अब कैसे गया तमिल वहाँ, तो इसका मुख्य कारण है जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज का गुलाम भारत भी था, अंग्रेज का गुलाम श्रीलंका भी था। श्रीलंका जो है 4 जनवरी 1948 को अंग्रेज से आज़ाद हुआ। अंग्रेज जो था यहाँ पर काम कराने के लिए, श्रीलंका में काम कराने के लिए भारत से मजदूरों को लाता था। ये जब लंबे समय तक काम करते थे तो मजदूर वहाँ पर अपना आवास बना करके रहने लगा। इस तरह से वहाँ का यानी कि तमिल वहाँ का स्थायी निवासी बन गया। यह जो है श्रीलंका के मूल निवासी को पसंद नहीं था। उसी समय से इन दोनों के बीच विवाद चलते रहा। भारत ने इसका फायदा उठाते हुए एक कदम लिया। इन्होंने तमिल लोगों को सहायता करने लगा और एक आतंकी संगठन खड़ा करने में मदद की, जिसे LTTE नाम दिया, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल। ये जो इसका मुख्य नेता जो था प्रभाकरन था। भारत आंतरिक रूप से उसे मदद दे करके उसे काफी बड़ा किया, काफी विद्रोह कर दिया। यह ऊपरी भाग होता है जाफना, श्रीलंका का ऊपरी भाग जाफना कहलाता है। जाफना को अलग देश बनाने का मांग प्रभाकरन या LTT करने लगे। इससे श्रीलंका में काफी गृह युद्ध हो गया। लेकिन भारत को अपनी दुनिया में छवि बचाने के कारण भारत को श्रीलंका से इस LTT को खत्म करने के संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। भारत ने फिर उसे LTT को ही मारना पड़ा, अपना सेना भेज करके LTT को खत्म करने लगे। बड़ी बुरी तरीका से मार करके LTT वाले को खत्म किया। तब LTT जो है, जो भारत का दोस्त हुआ करता था, भारत का दुश्मन बन गया, क्योंकि भारत उसका खात्मा करने लगा था। तब LTT वालों ने तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हत्या करवा दिया था। वह महिला में बम सेट करके राजीव गांधी के पास जा करके उसे उड़वा दिया था। LTT का ही काम था राजीव गांधी की हत्या करवाना। अमेरिका श्रीलंका के नीचे जो है हम्बनटोटा बंदरगाह है, जो अभी चीन के कब्जे में चला गया है। चीन जो है पूरे दुनिया में सबसे पहले सस्ते कर्ज और अधिक मात्रा में कर्ज दे देते हैं। जब वह देश कर्ज लौटाने के स्थिति में नहीं रहता है तो उससे पहले ही ऐसा एग्रीमेंट करा लेते हैं कि कर्ज नहीं देने के कंडीशन में आपका ये सनम हमें मिल जाना चाहिए। इससे एग्रीमेंट कर लिया गया था हम्बनटोटा बंदरगाह। यदि आप मेरे कर्ज को नहीं लौटाते हैं तो आपको यह बंदरगाह देना पड़ेगा। मजबूरन श्रीलंका को 99 साल के लीज पर चीन को अपना बंदरगाह हम्बनटोटा देना पड़ गया है। इस अभी जो है नेपाल भी है, एक त्रिभुवन एयरपोर्ट है जो कि चीन के कब्जे में जाने वाला है। चीन जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अपने एक योजना बनाया है, जिसमें पूरे दुनिया में अपने को रोड से कनेक्ट करने का योजना बनाया है। तो यहाँ भी इसने अपना इसी आधार पर एक एयरपोर्ट विकसित किया। उसमें कह दिया, सबसे पहले बोला कि हाँ एयरपोर्ट बनाइए, पैसा हम देते हैं, फिर आप उसी एयरपोर्ट से कमा करके हमको दे दीजिएगा। नेपाल इस बात से सहमत हो गया, लेकिन नेपाल को लगता नहीं कि हम पैसा लौटा कर देंगे। लेकिन चीन एक नियम और बना लिया है, अगर आप पैसा नहीं लौटाइएगा तब यह एयरपोर्ट हमारे कब्जे में रहेगा, तब तक हमारे कब्जे में रहेगा जब तक मेरे द्वारा दिए गए पैसा इस एयरपोर्ट से वापस कमा न ले। इस तरह से नेपाल का त्रिभुवन एयरपोर्ट भी चीन के कब्जा में जाने वाला है। चीन में एक दर्रा है जाफना और मुख्य चीन नेपाल में, श्रीलंका में
एक दर्रा है। दर्रा क्या होता है? किसी भी पहाड़ के बीच का पतला रास्ता दर्रा कहलाता है। एलिफेंटा दर्रा है, जाफना और मुख्य श्रीलंका के बीच जाने आने का जो पतला रास्ता या दर्रा है, एलिफेंटा दर्रा है। श्रीलंका की पहले राजधानी कैडी थी, फिर कोलंबो हुआ, फिर अभी जो वर्तमान में है जयवर्धनपुरम हुआ। श्रीलंका अभी पूरी तरह से एकदम कंकाल की कगार पर हो गया, क्योंकि लंबे समय तक एक ही परिवार का वहाँ पर शासक रहा, वह देश के विकास में किसी भी तरह का योगदान नहीं दिया, बल्कि सिर्फ अपनी खानापूर्ति करते रहा और बहुत सारे कर्ज लेकर के अपने देश को बर्बाद करते गया। अब जो है भारत को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन मैप नाम से एक अलग क्लास होगा जो काफ़ी लंबा चलेगा। उसके बाद भारत को, वर्ल्ड मैप के बाद भारत को पढ़ना है। तो अब समझते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जो भारत के एक दिन जस्ट बाद बना, भले वो आज़ादी एक दिन पहले मनाता हो, अलग बात है। यह एक मुस्लिम कंट्री है। यह अपने आप को 1956 ईस्वी में मुस्लिम कंट्री घोषित किया। किसी भी देश को धार्मिक हो जाने पर उसी धर्म के भीतर ऊंची जाति और नीची जाति के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। वहाँ पर भी ऐसे देखने को मिलता है। शिया सुन्नी में विवाद है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, ईरान में सबसे ज़्यादा शिया सुन्नी, सऊदी अरब और ईरान के बीच संघर्ष होते रहता है। भारत भले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी तरह का कोई धर्म के स्तर पर ही विवाद होता है, जाति के स्तर पर अभी तक विवाद देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। तो पाकिस्तान 4 राज्यों में बटा हुआ है। समुद्री वाले हिस्से में देखिएगा तो उधर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। भारत कुछ आंतरिक रूप से उसको सहयोग भी कर रहा है, किसी तरह अलग हो जाए, भारत से पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए। उसके बाद राजस्थान और गुजरात से सटे हुए क्षेत्र को सिंध कहते हैं। सिंध राज्य है, सिंध राज्य कहलाता है पाकिस्तान का, गुजरात वाला हिस्सा में है। उसके बाद अपने पंजाब के ऊपर वाला जो पंजाब है, जब पंजाब का विभाजन हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब भारत में रहा। जो पाकिस्तान है उसका भी नाम पंजाब है। उसके बाद ऊपर में है खैबर पख्तूनख्वा नाम से जगह है। 4 राज्य हुआ, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। उसके बाद उसमें अबोटाबाद नाम का एक जगह है। 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन वहीं पर मारा गया था। अमेरिका ने उसे मारा था, पूरा खूंखार आतंकी था। उसके बाद एक और है पेशावर, उसी के बगल में एक और शहर है पेशावर। पेशावर जो अवैध हथियार के कारोबार के लिए विख्यात है। उसके बाद है लाहौर। लाहौर जो पंजाब के जस्ट ऊपर में पड़ता है। यहाँ पर एक भारत का विमान जो है नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट से चला था, जो आतंकवादियों ने कब्जा करके वह लाहौर एयरपोर्ट पर लेकर चले गए थे। IC-814 ऐसे कुछ विमान का नाम था। वही विमान पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा कब्जा कर लिया था। तब वहाँ से छुड़ाने के लिए लोगों को, भारत को 2-3 आतंकवादी को छोड़ना पड़ा था, जिसमें मौजूद थी अजहर मसूद नाम का एक आतंकवादी को भी छोड़ना पड़ा था। उसके बाद है मुल्तान, एक जगह का नाम है पाकिस्तान में। ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मुल्तान क्या है? चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। जकोबाबाद नाम का एक जगह है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे गर्म स्थल। यहाँ पर लगभग 56 डिग्री तक यहाँ का तापमान हो जाता है। इसके बाद है यहाँ पर 2 दर्रा है, चूँकि पाकिस्तान के ऊपर में अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो पूरी तरह से पर्वतीय देश ही है। तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने के लिए 2 गो दर्रा है, गोमल दर्रा और खाबर दर्रा। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है। अभी जो है वह सभी अफगानिस्तान जो है एक तरह से काला बाजार के या अफीम या चरस की खेती करके अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। इसे गोल्डन ट्रायंगल में रखा जाता है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान ये अफीम के उत्पादन के लिए फेमस है इधर, और अफीम उत्पादन करके सभी देशों को भेजते हैं। कुछ भारत में भी घुसपैठ करा करके या समुद्री मार्ग से इन सब भारत में भेजते हैं। उसके बाद है नेपाल। नेपाल जो है ये भी पर्वतीय देश है। भारत के साथ इसके अच्छे संबंध है। भारत के आदमी वहाँ पर जाकर के काम करते हैं, वहाँ के आदमी भारत में आकर के काम करते हैं। यहाँ पर वीज़ा फ्री है। यहाँ पर एक दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। वीज़ा क्या होता है? जब हम किसी देश में जाने का परमिशन मांगते हैं उसे ही वीज़ा कहते हैं। एक होता है पासपोर्ट, जब आपका अपना देश कहीं दूसरे देश में जाने की अनुमति देता है उसे कहते हैं पासपोर्ट। तो भारत और नेपाल के बीच वीज़ा फ्री है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पर
कि पहाड़ी का मुख्य हिमालय का हिस्सा नेपाल में ही है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य की सीमा लगती है। एक है उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है सिक्किम। यहाँ पर नेपाल में 88% जनसंख्या हिंदू है। यहाँ हिंदू मान्यता काफ़ी प्रचलित है। नेपाल कभी भी किसी देश के गुलाम नहीं रहा है। अब उसके बाद आता है भूटान। काला पर्वत भूटान में है। भूटान दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, ना किसी देश के साथ ज़्यादा व्यापार व्यवसाय करता है, ना ही दुनिया के किसी भी तरह के मामले में इन्वॉल्व रहता है। बाकी कारण क्या है, भारत इनके विदेशी मामलों को देखता है। देखिए, जब जानते थे गलवान घाटी का मुद्दा हुआ था, वह भारत में नहीं, गलवान जो है क्या कहते हैं भूटान का क्षेत्र है, लेकिन भारत उसे रक्षा की गारंटी दे करके रखा है कि तुम्हारे हिस्से पर अगर कोई देश हमला करता है तो वह भारत पे हमला माना जाएगा। भारत ने डोकलाम मुद्दे पर कड़ाई से लग करके उसे चीन को पीछे हटाया। भूटान को तड़ित झंझावट वाला देश भी कहा जाता है। भूटान काफ़ी पर्वतीय देश है, वहाँ पर नदी झरना बहुत है, वहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए असीम संभावना है। इसीलिए भारत ने 2-3 परियोजनाओं को वहाँ बनाया है। दोगाछू, ताला, चोखा, ये सभी परियोजना भूटान में विकसित किया है। बंगाल यानी कि बांग्लादेश को समझते हैं। अभी जो पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल क्यों है, हम लोग से पूरब है तो ये पश्चिम बंगाल कैसे कहलाता है। पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सभी एक था, जिसका नाम था बंगाल। 1905 ईस्वी में बंगाल के विकास को रोकने के लिए, काफ़ी विकसित हो रहा था बंगाल, इसलिए बंगाल का विकास रोकने के लिए और धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए हिंदू वाले भाग को पश्चिम बंगाल नाम रख दिया और मुस्लिम वाले भाग को पूर्वी बंगाल के रूप में अलग कर दिया। लेकिन बाद में 1911 में इसे विद्रोह के कारण, भारतीय दबाव के कारण से एक करना पड़ा था। तो मुस्लिम वाला हिस्सा क्या बना था, पाकिस्तान बना था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो 1971 में या 26 दिसंबर 1971 को भारत ने सहयोग करके पाकिस्तान से अलग करके इसे एक बांग्लादेश नाम का देश बनाया। बांग्लादेश जो है जूट के उत्पादन में प्रसिद्ध है, लेकिन आज़ादी के बाद यानी कि जब ये बंटवारा हुआ, बंटवारा के बाद यहाँ का जूट उद्योग काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि जूट का उत्पादन अभी पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में होते थे और मिल चला गया बांग्लादेश में। इसी तरह से इधर उत्पादन कम हो गया, उधर मशीन बंद हो गया पूरी तरह से। फिर भी 50% जूट का उत्पादन, अभी भी बहुत सारे जूट का उत्पादन बांग्लादेश या बंगाल में होता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश 26 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान ने 1972 में देश की मान्यता दे दिया। एक ऐसा युद्ध था था जिसमें एक साथ 72,000 निबद्ध थे, 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया था। किसी भी देश के इतिहास में यह सबसे बड़ा सैनिक समर्पण था। अब इसके बाद अगले क्लास में समझेंगे।